हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे एलडीसी एएसटी जैसा लिखा हुआ है, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर ऑब्लिक एडब्ल्यूएम 70% कोटा बाय साउथ सेंट्रल रेलवे ऑन द डेट 9 अक्टूबर 2021 में जो भी फाइनेंशियल सेक्शन से क्वेश्चन और स्टेब्लिशमेंट सेक्शन से पूछे गए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ हमारे चैनल रेलवे पार्टनर को सब्सक्राइब करेगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे रेट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। तो जैसा कि लिखा है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रेट कॉन्ट्रैक्ट? ऑप्शन इज डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल क्वांटिटी रेट एंड कंसाइन इज स्टिपुलेटेड, मटेरियल डिस्क्रिप्शन एंड रेट इज स्टिपुलेटेड, मटेरियल डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी प्लस रेट इज स्टिपुलेटेड एंड ऑप्शन डी इज क्वांटिटी रेट प्लस डिलीवरी पीरियड इज स्टिपुलेटेड। तो जैसा कि आपको पता है, rate contract is a contract under which what during the period of its currency the contractor engages to supply materials on demand irrespective of quantity or at a fixed unit rates or price within a given period of receipt or such demands। तो यहाँ पे जो है क्वांटिटी का इम्पोर्टेंस नहीं होता, ठीक है। रेट और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे रनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में, तो रनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में कैसा होता है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स करेंसी द कॉन्ट्रैक्टर एंगेजेस टू सप्लाई एंड द अदर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट टू टेक अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। तो रनिंग कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्वांटिटी मैटर करता है और रेट कॉन्ट्रैक्ट के केस में यहाँ पे जो है तो क्वांटिटी मैटर नहीं करता, ठीक है। रेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली जो है तो जैसे इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा मटेरियल डिस्क्रिप्शन और रेट, इन दोनों का स्टिपुलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का केस पूछा जा रहा है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलेंगे? तो जैसा कि आपको पता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है बेसिकली, जैसा कि हमारा जितना भी डिमांड है 1 टू 16 जितना भी डिमांड होता है, इसमें 1 टू 15 डिमांड की बात करें या एब्स्ट्रैक्ट ए से एब्स्ट्रैक्ट ओ तक की बात करें, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट एन तक की बात करें, तो हमें बेसिकली जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको हम टोटल 6 ग्रुप में क्लासिफिकेशन करते हैं। जो हमारा पहला ग्रुप आता है वह पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड सर्विसेज कॉमन टू द ऑल रेलवेज होता है, जिसमें रेलवे बोर्ड और कुछ मिसलिनियस एक्सपेंडिचर होते हैं। इसके अलावा जनरल सुपरिंटेंडेंट्स एंड सर्विसेज आती है रेलवेज की। इसके अलावा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आता है, जिसमें कि वर्क्स प्रोग्राम हो गया, मोटिव पावर के लिए हो गया, सीएनडब्ल्यू के लिए हो गया, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के लिए हो गया, और इसके अलावा ऑपरेशंस आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है स्टाफ वेलफेयर, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये सब आते हैं। इसके अलावा रेलवे फंड्स एंड पेमेंट टू जनरल रेवेन्यूज आते हैं, ठीक है। तो ये टोटल जितने भी 6 ग्रुप्स हैं, इसको इसको अगर हम बात करें तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हीं में एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स जो कि ग्रुप नंबर 3 के अंतर्गत आता है, जिसमें टोटल 4, 5, 6, 7 नंबर डिमांड है, तो ये सही होगा। इसके अलावा एक्सपेंडिचर ऑन रेलवे बोर्ड, तो एक्सपेंडिचर ऑन रेलवे बोर्ड भी आता है, जिसके अंदर जो डिमांड नंबर 1 जो है वो आता है। डिमांड नंबर 1 बेसिकली रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर ऑन रेलवे बोर्ड। एप्रोप्रिएशन टू डीआरएफ एंड पेंशन फंड की बात करेंगे, तो जितना भी पेंशन फंड होता है हमारा वह भी आता है, वो किसके अंतर्गत आता है, डिमांड नंबर बात करें 14 के अंतर्गत आता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ए बी सी तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो इसका आंसर जो होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ऑल ऑफ दैट होगा। तो आप ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रियरिटी? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोप्रियरिटी की बात करें, कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रियरिटी इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रियरिटी क्या होता है, ठीक है। फाइनेंशियल प्रोप्रियरिटी कैनन्स बोले हैं अगर, या कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रियरिटी बात करें अगर, तो ये कुछ नहीं होता, सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है। जिसके अंतर्गत हमें बताया जाता है कि हमें जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसको मैनेज कैसे करना है, वो जो है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कैसे करना है, ठीक है। तो एवरी ऑफिसर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज द सेम विजिलेंस इन रिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम पब्लिक मनी, ओके। तो इस केस में जो होता है
कितने कैनन्स हैं यहाँ पे अगर बात करें तो ऑप्शंस दिया है अमाउंट ऑफ अलाउंसेस सच एज टीए और ट्रैवलिंग अलाउंसेस टू बी regularized so as to not to become a source of profit to recipient। बिल्कुल सही है यहाँ पे। No authority should exercise its power of sanctioning expenditure to pass an order directly or indirectly। तो यहाँ से ये भी सेकंड ऑप्शन भी राइट है। इसके अलावा पब्लिक मनी शुड नॉट बी यूटिलाइज फॉर बेनिफिट्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और सैंक्शन ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक मनी का यूटिलाइजेशन भी बोला गया कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की बेनिफिट्स के लिए नहीं होना चाहिए, किसी सेक्शन ऑफ कम्युनिटी के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों जो है बिल्कुल करेक्ट है, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है पीयू। पीयू दैट मीन्स व्हाट? प्राइमरी यूनिट। प्राइमरी यूनिट हमें क्या बताता है? ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर बताता है। ठीक है, तो प्राइमरी यूनिट फॉर एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक के लिए जो प्राइमरी यूनिट्स है वह कौन सा नंबर का है? इसका आंसर होगा PU27। PU27 इज रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक। PU28 इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम डायरेक्ट परचेज। ये बेसिकली 28 जो है वो किससे है? रिलेटेड टू डायरेक्ट परचेज, DP। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम डायरेक्ट परचेज, दैट इज PU28। इसके अलावा PU32 भी काफी एग्जाम में आता है, तो इसका आंसर है कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, CP। ठीक है, तो PU32 इज नथिंग बट अ CP, दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, और PU28 इज अ कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम डायरेक्ट परचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टेंडर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर ओपन टेंडर up to the value of। option is 15 lakh, option B is 25 lakh, option C is 50 lakh, option D is none। वेरी सिंपल आंसर है इसका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगर आंसर नहीं मिलता है मुझे आज कमेंट सेक्शन में, तो मैं कल इसको जो है तो इसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे maximum limit of leave not due granted to a railway servant in his entire service। तो यहाँ पे मैक्सिमम लीव की बात करें, यहाँ पे लीव कितना मिलता है, तो इस केस में जितना भी रेलवे सर्वेंट्स को लीव मिलता है, लीव नॉट ड्यू का केस तब आता है जब हमें हमारे पास किसी भी तरह का लीव जो है तो होल्ड में नहीं है, तो इस केस में जो है तो लीव नॉट ड्यू का केस आता है। तो मैक्सिमम लिमिट जो होता है इसका वो 360 डेज का होता है, और वन एट अ टाइम जो अगर बात करें तो इस केस में 90 डेज एट अ टाइम जो है परमिसिबल होता है, और इंटायर सर्विस में जो है तो टोटल 360 डेज का लीव जो होता है मैक्सिमम परमिसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैक्सिमम LHAP accumulated in a leave record of railway employee। ऑप्शन दिया है 300 डेज, 500 डेज, 600 डेज एंड नो लिमिट। तो LHAP के केस में जो है तो एक्यूमुलेशन की अगर बात करें यहाँ पे तो LHAP के लिए कोई लिमिट नहीं होती, जबकि LAP के लिए कितना हुआ है 300 डेज एक्यूमुलेशन लिमिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कम्यूटेड पोर्शन ऑफ अ पेंशन इज रिस्टोर्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। ऑप्शन ए इज 10 ईयर्स, ऑप्शन बी इज 15 ईयर्स, ऑप्शन सी इज 20 ईयर्स, ऑप्शन डी इज 25 ईयर्स। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे 15 ईयर्स। 15 years is the right answer। So commuted portion of pension is restored after 15 years। तो इस तरह से हमने टोटल 8 क्वेश्चन इस वीडियो में देखे जो काफी इंपॉर्टेंट थे। प्लीज आप रेट कॉन्ट्रैक्ट और रनिंग कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसके अलावा मैंने एक और क्वेश्चन आपसे पूछा है ओपन टेंडर के लिए, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टेंडर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिस्क्राइब फॉर ओपन टेंडर्स अप टू द वैल्यू ऑफ। तो 15 lakhs, 25 lakhs, 50 lakhs और नन। तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। तो अब वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इस तरह से हमने टोटल 8 क्वेश्चन को समराइज करा वेरी फास्ट, टोटल 8 to 9 मिनट्स में। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं अगले वीडियोस में कवर करूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और अपने कलीग्स और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।